ये आपको उन लोगों से पूछना है, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जिनकी इंडस्ट्री है नरेंद्र मोदी का विरोध करना पिछले 12 साल से, देश में और विदेश में। ऐसे कुछ लोग कौन आपको लगते हैं? मैं किसी का नाम लेकर उनको सम्मान नहीं करूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट में हारे, वो जनता के सामने हारे, वो कोर्ट के सामने हारे, लेकिन हमारी पीड़ा इस बात की है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक पूर्वाग्रह। नरेंद्र मोदी के लिए पूर्वाग्रह क्यों? सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए क्यों? आडवाणी जी के लिए क्यों नहीं? और बाकी तमाम अरुण जेटली के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल, फिर मैं आ रहा हूं जी। क्योंकि कुछ लोगों की एक इंडस्ट्री है जी, समझ गए आप? क्या 2009 में आडवाणी के खिलाफ नहीं था? ये वो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जिनको बीजेपी की बढ़त से खुजली होती है, परेशानी होती है। ये दुराग्रह है। लेकिन हमारा क्या विश्वास है, ऐसे लोग के वर्षों से कैंपेन के बावजूद हम बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज आपके चैनल पर यह विषय आया, इसलिए मैंने आपके दर्शकों के सामने यह विषय बहस के लिए प्रवोक किया है कि जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं प्रायोजित रूप से, उनके मानस हैं मुलायम सिंह के भ्रष्टाचार पर, मुजफ्फरनगर के दंगों पर खामोश रहो जहां बच्चे मरते हैं और लोग नाच देखते हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन करो। ये जानना बहस में बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मुद्दा लेकर आप कांग्रेस के सामने क्यों नहीं खड़े होते? असम में जब जिस तरीके से हिंसा हुई थी उस वक्त भी छोटी मोटी। क्षमा करिए खूब हम बोल रहे हैं जी। ये तो आपसे चर्चा निकली तो बोल दिया। ये क्षमा करिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई बोलने का अधिकार है? भिवानी, मेरठ, मलियाना, बिहार के भागलपुर में राइट हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ किया था उन्होंने? अभी मैं आसाम में जाके देखिए, जो कोकराझार में संघर्ष हुआ, वहां जो हमारे बोड़ो लोग मारे गए, जो बाकी आसाम में दंगे हुए हैं, तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है। मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं जी। राजीव गांधी ने कहा था ना 85 में, बिल्कुल, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफी भी मांग ली उसके लिए। यहीं पर आके बात अटक जाती है कि लोग ये पूछना चाहते हैं। अच्छा किया आपने सवाल पूछ दिया। ये बहस आज होने दीजिए, मैं चाहता हूं, इसको चाहता हूं। मनमोहन सिंह उस समय एक ब्यूरोक्रेट थे जी, वो पॉलिटिशियन नहीं थे जी, नंबर 1। और ये कौन सा माफीनामा है? मेरे सामने संसद में उन्होंने माफी मांगी थी, और उनकी सरकार सज्जन कुमार को पूरा समर्थन करती है बचने के लिए दिल्ली में। लेकिन माफी तो मांगी। देखिए रवि जी, यहीं पर बात आती है। अजय जी शांत रहिए, 1 मिनट मुझे बोले दीजिए आप जी। एक दिखावे के लिए माफी मांगना और मनमोहन सिंह की दिल्ली की पूरी सरकार और सीबीआई का सज्जन कुमार को बचाना, जिस पर कोर्ट की तलब टिप्पणी, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रायोजित कैंपेन, और सुप्रीम कोर्ट के 9 एसआईटी के द्वारा कहना उनको 9 घंटे की पूछताछ के बाद कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अंतर है। लेकिन एक परसेप्शन बना ना वहां पर। देखिए, अगर आज इस पर खुलकर बात हो रही है ना रवि जी, अब देखिए अगर खुलकर ही बहस हो रही है, एक परसेप्शन बना मोदी जी के बारे में। मोदी जी को हम लोग बहुत लंबे अरसे से जानते रहे, आप तो खैर उनके साथ लगातार रहे, लेकिन मैं भी उनको करीबन 20 साल से जानता हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि एक परसेप्शन बना उस दंगे के दौरान कि वो सत्ता पर रहे, प्रायोजिक तरीके से वहां पर चीजें की गईं, जिसमें उनके मंत्री शामिल रहे, जिसमें उनका राज्य तंत्र शामिल रहा, और मुखिया के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी एक बनती है। क्या इस बात से मोदी जी अपने आप को परे कर सकते हैं? एक मिनट, मैं इसको सीधा उत्तर देना चाहता हूं जी। 1100 लोग मारे गए, 200 लोग पुलिस की गोली से मरे जी। आज तक आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतने लोग पुलिस की गोली से कभी नहीं मरे हैं जी। लगभग 400 लोगों को सजा हो चुकी है। और फेमस बेस्ट बेकरी केस में जो गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो मुंबई के कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोल को लेकर 9 बार इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इतना आज तक किसी नेता के बारे में नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुनिए आप लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहे। मुद्दा यह है कि देखिए, राजतंत्र वहां शामिल रहा, राजतंत्र में काम करने वाले कुछ लोग उस दंगे को आगे भड़काने में शामिल रहे। क्षमा करिए, तो फिर मैं भी कहूंगा कि जो एक मोदी जी के प्रति पूर्वाग्रह है वो आपके अंदर भी है। नहीं, आपके पूरे सवाल, क्षमा करिए, अपनी रवि जी, नहीं देखिए, रवि जी, यही सवाल आज अखिलेश यादव की सरकार के सामने भी हम उठाते हैं। हमने यही बातें उनसे भी साफ तौर पर कही कि उनके राज्यतंत्र ने सक्रिय भूमिका निभाई मुजफ्फरनगर में दंगे को भड़काने में, उस पर काबू करने में देरी हुई, ये उनकी सक्रिय भूमिका रही, नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। मैं फिर भी जवाब दे रहा हूं, तो आप सुनिए तो सही जी। अगर गुजरात की सरकार ने पूरा रोकने की कोशिश की और आपने जो बात कही, तो अहमदाबाद के इसमें किसी ने डिनाई नहीं किया। रवि जी, उन दंगों को कवर करने मैं भी गया था। आज आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है मेरे सवालों का जवाब नहीं आपके पास। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनिए, चलिए, सवाल करते तो मेरे सवाल का कोई जी। मैं फिर कह रहा हूं जी
कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लोग कहते हैं कि वहां उन्होंने आर्मी नहीं बुलाई, 27 को राइट शुरू हुए, 1 को सुबह आर्मी पहुंच गई थी जी। वो फरवरी का महीना था, कहते हैं 3 दिन लेट कर दिया, जबकि फरवरी 28 को खत्म हो जाती है। ये सारे प्रयोजन रहे हैं। कहा गया कि मोदी ने कहा टिट फॉर टैट, न्यूटन लॉ। पूछने कहा मोदी जी ने कब कहा, तो कभी कोई इंटरव्यू नहीं है। देखिए ये जो पूरी, प्लस सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी ने कहा, और यही मोदी जी ने अहमदाबाद के बाद कहा कि उस दिन जितना हुआ था दुर्भाग्य, गुजरात के लोग पीड़ित हुए थे, तो वो मानवीय शून्यता मैंने अपने अंदर महसूस की थी। मोदी जी ने काम किया, और क्षमा करिए आज मैं फिर कहता हूं, अगर 12 साल बाद खरी खरी में मेरे एक टिप्पणी पर अजय जी इतने विचलित हो गए, इसको हिट मत करिएगा आप, कि आज आप पूरे डिबेट को मोदी पर ही ला रहे हैं और राइट पर ला रहे हैं, उनके गवर्नेंस के रिकॉर्ड को इग्नोर कर रहे हैं। उनको जनता ने 3 बार चुना है। क्षमा करिए, नहीं, अब इसमें आपको मेरी बात सुननी होगी। एक सेकंड रवि जी, दंगों को कवर करने के लिए मैं वहां खुद मौजूद था। जिस तरीके से राज्य प्रशासन ने वहां पर कानून व्यवस्था को बहाल करने में अपनी भूमिका सक्रिय तौर पर निभाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इस मामले में नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर कोई टिप्पणी अगर करता है तो कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। अजय जी आज क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, लेकिन मैं अजय जी पहले क्यों नहीं बोलते थे? अजय जी हमेशा बोलते नहीं बोले, आप ये कह रहे हैं जी नहीं बोले आप। मैं आपको देखता रहा हूं, और मैं भी पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। अजय जी ने आज जो ईमानदारी से स्वीकार किया है, ये अजय जी पहले स्वीकार करते तो ये घटना नहीं होती। ये बात मैं लगातार कहता आया हूं, मेरी तमाम रिपोर्टें इसकी गवाह हैं, मेरी तमाम रिपोर्टें इसकी गवाह हैं, इसलिए इसकी मुझे उसकी गवाही देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, मैं सिर्फ नैतिकता की बात रख रहा हूं। जिस तरीके से राजीव गांधी के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि दंगों को लेकर जो उनकी बातें सामने आई, नैतिक जिम्मेदारी थी, ठीक वैसी ही नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी बनती है, और ठीक वैसी ही नैतिक जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है। मेरा सिर्फ इतना आपके सामने कहना। बिल्कुल आपने सही कहा, और उस नैतिक जिम्मेदारी का उन्होंने पूरा पालन किया, ईमानदारी से पालन किया, और उनकी स्वयं की भूमिका को लेकर जो सवाल उठे थे जी, तो उसको कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने निरस्त किया। इसलिए ये विषय खत्म होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी, और देखिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, ये कौन सी सेक्युलर पॉलिटिक्स है कि आज गुजरात में मुसलमानों की ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, अभी मानते हैं, और सबसे कम है बंगाल में, जहां 30 साल से वामपंथियों का शासन रहा है, 2 साल से चल रहा है जो सेक्युलर शासन है जी। तो इस देश की पूरी पॉलिटिक्स जो सेक्युलर कम्युनल की है, वो सुविधा की पॉलिटिक्स है। जैसे अभी आपने देखा मनमोहन सिंह विदाई समारोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कह दिया कि अगर मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री तो डिसास्टर होगा। क्या मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कृपा से या जनता के आशीर्वाद से? ये होते कौन है मनमोहन सिंह, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है? मनमोहन सिंह मुसलमानों के सामने मोदी का खौफ दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये पूरे देश की पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनका शासन उससे इतर है। उनकी ईमानदारी, उनका सुशासन, उनका ग्रोथ, इसीलिए देश उनकी ओर देख रहा है। चलिए, अब एक बड़ा सवाल जो कि आपकी भावी सरकार के लिए हो सकता है, आप इसे बहुत ही हाइपोथेटिकल कहकर टाल दें, लेकिन हो सकता है अगर ऐसी संभावनाएं बनी कि आपको पूर्ण बहुमत न मिल पाए लोकसभा में, आपको सहयोग लेना पड़ेगा। आपके कुछ एक सहयोगी आज आपसे बिछड़ चुके हैं, जैसा जेडीयू बिहार में, बाकी अन्य सहयोगियों में बहुत ज्यादा तत्परता शायद न दिखाई दे, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म वर्सेस नॉन सेक्युलरिज्म वाला मसला आ जाएगा। कैसी तैयारी होगी आपकी, और कौन कौन लोग आपके साथ देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि बिहार की बात की, मैं बिहार से आता हूं जी, तो नीतीश कुमार जी नफरत की पॉलिटिक्स में हमसे अलग हुए हैं। 17 साल साथ थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। प्रदेश जनता क्या करेगी आप देखिएगा, वहां पर जदयू की क्या हालत होगी चुनाव में, आपको चुनाव बताएगा। लेकिन जहां तक आपने बात कही, तो अजय बाबू ये गणित का खेल है जी। अगर 130-35 पर हम रह गए तो जो हमारे साथ हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे जी। और जिस दिन हम 180-90 से आगे पहुंच गए तो उसी तरह से बारात चली आएगी जिस तरह 96 के बाद 98 में अटल जी के साथ में आई थी। तो जनता का मूड जी, भाजपा की संख्या जी, और भाजपा की बढ़त, इस पर देश की 2 राजनीति चलती है, सेक्युलर कम्युनल, प्रो कांग्रेस, एंटी कांग्रेस। हमारा मानना है कि जो देश में भी हवा चल रही है, तो जो राजनाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने 272+ का जो गेम कहा है जी, मैं आपसे अजय बाबू इतना ही कह सकता हूं कि इसके चुनाव के नतीजे लोकसभा के आश्चर्यजनक होंगे, और इस बात को आप नोट करके देखिए, हमारे पक्ष में होंगे। मैं कोई संख्या नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपके जो प्रश्न आज हो रहे हैं वो सही में हाइपोथेटिकल लगेंगे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसका जवाब ना दे सकें। एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर सामने रख जरूर दिया है,
इस फैसले को लेते समय 2002 के दंगों की छाप आप लोगों के पास हमेशा रही होगी।